इस पृथ्वी पर अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर होगा तो लगभग 4.5 लाख साल बाद कलयुग के अंतिम समय में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। लेकिन अगर पिछले 10 से 15 सालों का ध्यान से एनालिसिस किया जाए तो देखकर लगता है कि कल्कि को आज से 4.5 लाख साल बाद नहीं बल्कि वर्तमान में अवतार लेने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूं। तलाक के बाद 3 करोड़ रुपए ना देने के बदले पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली पत्नी, अपने प्रेमी के साथ लंदन से आए अपने पति को ड्रम में काट काट कर भर देने वाली पत्नी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करके उसके पास में सांप से डसाने का बहाना करने वाली पत्नी, 18 साल के देवर से इश्क लड़ा के उसके साथ फरार होने वाली पत्नी, और हाल ही में राजा हत्याकांड जिसमें पता चला है कि पत्नी ने अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए पति को ना सिर्फ मारा और मारने के बाद उसको गहरी खाई में भी फेंक दिया। ये सारे मामले आप सभी लोग जानते हैं। और ना जाने कितने ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनको आप देख सकते हैं कि प्रेम रिश्तों में जीवन साथी की हत्या करने के मामले, राजा रघुवंशी, सौरभ राजपूत, इसके बाद पुनीत खुराना, प्रवीण, मस्तान, हरीन, बालकृष्ण, जोगिंदर, राकेश, दिलीप, श्रद्धा वालकर, निक्की यादव और पूजा, ये सारे के सारे ऐसे मामले हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि नारियों के द्वारा अपराध किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश सीता, सावित्री और अनुसुईया का देश है, जिनको पतिव्रता स्त्रियों के रूप में हम जानते हैं। लेकिन आज के समय पर अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भारत देश की संस्कृति और समाज इस प्रकार के कृत्यों से भ्रष्ट हो चुकी है। इन मामलों के अलावा भी आपने कुछ ऐसे मामले भी देखे होंगे कि माँ बेटे जैसा रिश्ता, जैसे हुआ प्यार, सास और दामाद की पूरी लव स्टोरी, सुनिए आप सोच के भी आपकी आत्मा कांप जाएगी। इसके अलावा इसकजादे, बुआ के प्यार में भतीजे ने मंगेतर को ही छोड़ दिया, 3 बच्चों को छोड़कर 9 साल के छोटे भांजी के साथ फरार हुई मामी, पीड़ित पति पहुंचा एसएसपी ऑफिस। इस प्रकार के न जाने कितने ऐसे अनगिनत मामले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मामले अचानक से उभर कर आए या इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? तो दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान इसी तरफ लेकर जाऊंगा कि भारत में ये जो कुछ वर्षों से यानी कि 5 से 10 सालों में इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे के मूलभूत कारण क्या थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े हमारे पास है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वॉइस फॉर मैन इंडिया। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने एनसीआरबी के आंकड़ों को जारी किया है, जो कि 2022 की रिपोर्ट है। कहा गया है कि भारत के अंदर जितनी भी 2022 तक सुसाइड हुई, यानी कि 2022 के वर्ष में जो भी सुसाइड यानी कि आत्महत्या के केसेस आए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि लगभग 1,22,724 के लगभग जो सुसाइड हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों के द्वारा की गई है। वहीं महिलाओं ने 48,172 की संख्या में सुसाइड की है पिछले वर्षों में, यानी कि 2022 के साल में। यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पुरुषों के द्वारा कोई अपराध नहीं किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा जैसे अपराध आज के समय में भी हो रहे हैं। और ऐसे कुछ जाहिल पुरुष भी हैं, कुछ पति भी हैं, जो महिलाओं को अपनी संपत्ति मानकर उन पर अपना हक जताते हैं और उनके ऊपर अपराध भी करते हैं। इस बात को लेकर बिल्कुल भी मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि पुरुष अपराधी नहीं होते। लेकिन यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों में पुरुषों की सुसाइड की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर चूंकि जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है, इसी वजह से भारत में महिलाओं के द्वारा पुरुषों के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या में लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट की तरफ लेकर चलूंगा, जिनसे आपको यह बात पता चलेगी कि भारत में अचानक से इस प्रकार के अपराधों की बाढ़ कैसे आ गई। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2018 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, और वो ऐतिहासिक निर्णय एडल्ट्री से संबंधित था। एडल्ट्री का मतलब या व्यभिचार का मतलब होता है कि पति और पत्नी शादी के बाद किसी और महिला या पुरुष के साथ जब संबंध बनाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, उनको आप कह सकते हैं व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री। तो 2018 से पहले कानून ये था कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति अगर शादी के बाद किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ संबंधों में लिप्त पाया जाता है तो उसमें पति को अपराधी घोषित किया जाएगा। तो 2018 में इस पर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और उसमें कहा गया कि साहब आपने सिर्फ पति को ही अपराधी बनाया है, ये कैसा मामला है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो काफी ऐतिहासिक निर्णय था एडल्ट्री से संबंधित, और उसमें यह कहा गया कि साहब अब हम एडल्ट्री से संबंधित कानून को ही खत्म कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब से भारत में एडल्ट्री जो है ये अपराध नहीं मानी जाएगी। यानी कि महिला या पुरुष कोई भी अगर
किसी अन्य महिला के साथ संबंधों में, यानी कि स्पेशली अगर बात करें हम, तो महिलाएं अगर किसी अन्य पुरुष के साथ आफ्टर मैरिज संबंधों में लिप्त पाई जाती है तो उसे एडल्ट्री यानी कि किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पति को यह लगता है कि उसे इस आधार पर तलाक चाहिए तो वो तलाक ले सकता है। लेकिन यहां पर अगर पति ने तलाक लिया तो पति के तलाक लेने के बाद पति के गले में जो फंदा आएगा उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं। देख सकते हैं आपके एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप 158 इयर्स ओल्ड लॉ, यानी कि इस लॉ को खत्म कर दिया और एडल्ट्री को वैलिड बना दिया कि एडल्ट्री किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। अब आप आगे कुछ केसेस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट और भारत के अन्य हाई कोर्ट्स के द्वारा किस प्रकार के जजमेंट दिए गए जिनसे इस प्रकार की प्रवृत्ति यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा बल मिला, उनको कॉन्फिडेंस मिला कि इस प्रकार के काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पीछे बैकअप है सुप्रीम कोर्ट और तमाम प्रकार की न्यायपालिका का। देखिए आप यहां पर हाई कोर्ट सेज वाइफ डिसेबल फॉर फैमिली पेंशन इवन इफ सी मर्डर हस्बैंड, यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि अगर पत्नी के द्वारा अपने पति का जो है बात करें मर्डर भी कर दिया जाता है तो उसके बाद भी उसको मिलने वाली यानी कि पति को मिलने वाली जो पेंशन है पत्नी उस पेंशन की हकदार होगी। देखिए आप कितना जोरदार डिसीजन दिया गया है, यानी कि पत्नी अगर कोई कभी पति से कोई झगड़ा हो भी जाए, पत्नी उसके साथ रहना भी नहीं चाहे तो पत्नी क्या कर दे, पति को मार भी दे, क्योंकि उसे पता है कि इसके मरने के बाद अगर इसकी गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसकी पेंशन भी मुझे मिलेगी, भले मैं मर्डरर हूं। देखिए आपने ये जजमेंट। इसके अलावा और देखिए यहां पर ओकेजनल एडल्ट्री डज नॉट डिसेंटल वाइफ फ्रॉम मेंटेनेंस से दिल्ली हाईकोर्ट, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में क्या डिसीजन दिया है कि अगर पत्नी के द्वारा कभी ओकेजनली यानी कि कभी कभार किसी भी अन्य पुरुष से अवैध संबंध बनाए जाते हैं तो उसके बावजूद भी पति को मेंटेनेंस देना होगा पत्नी को, यानी कि अगर कभी अवैध संबंध ओकेजनली पत्नी ने किसी और के साथ बना लिए और पति उससे अगर तलाक ले लेता है तो तलाक के बावजूद भी पति को ही मेंटेनेंस देना होगा पत्नी को, ये हाई कोर्ट ने कहा है। समझिए बात आप भाई साहब। इसके बाद देखिए वाइफ्स लव अफेयर विदाउट फिजिकल रिलेशन इज नॉट एडल्ट्री रूल्स मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो एक कदम और आगे बढ़ाकर कह दिया कि अगर वाइफ जो है वो फिजिकल रिलेशन में किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं है लेकिन लव में है, प्यार है उसे किसी अन्य पुरुष से, तो ये एडल्ट्री की श्रेणी में नहीं आता है और ये किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है। सोचिए आप कि इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर किसी की महिला के दिमाग में होगी तो उसे तो ये बात पता है कि कानून का तो एकदम बैकअप उसके पास है, कानून से उसे कोई डर नहीं। हाँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पति जो है घर से निकाल देगा तो वो तो यही चाहती है घर से निकाल दे हम जाके और अपने प्रेमी के साथ रहें। लेकिन यहां पर आप ये समझिए कि इस पूरे के पूरे खेल में पहला तो पत्नी का परिवार यानी कि बात करें हम उसका मायका और दूसरा उसका ससुराल, दोनों के दोनों परिवार जो है तहस नहस हो जाएंगे और उनसे जुड़े हुए जाने कितने लोगों का जीवन इस एक डिसीजन से बर्बाद हो जाएगा, किसी के एक व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री के कदम से। आगे कुछ डिसीजन आपको और बताता हूं। यहां पर आप समझिए कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विकलांग व्यक्ति को लेकर एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया, एक उल जलूल डिसीजन दिया और उसमें यह कहा कि पत्नी ने क्या किया कि उस विकलांग पति को वो रोज मारती थी, पोलियो था उसको, पोलियो की बीमारी थी, रोज मारती थी और मारने के बाद भी जब पति ने उससे तलाक लिया तो तलाक के बाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपको अपने बच्चे के लिए 10 लाख रुपए और अपनी पत्नी के लिए 15 लाख यानी कि टोटल 25 लाख रुपया विकलांग व्यक्ति यानी कि जो पोलियो से पीड़ित है उसे भी देना पड़ेगा। जबकि हाईकोर्ट में यह बात साबित हो चुकी थी कि पत्नी जो है उसे रोज प्रताड़ित करके मारती है, लेकिन उसके बाद भी 25 लाख रुपए उस व्यक्ति को देने पड़े जिस व्यक्ति ने मार भी खाई है और शोषण भी सहा है। तो जब इस प्रकार के मामले उठे तो संसद में माननीय सांसद जी के द्वारा यह बात कही गई कि अब हमें जेंडर न्यूट्रल कानूनों को बनाने पर विचार करना होगा, जेंडर न्यूट्रल सारे के सारे कानूनों को बनाना होगा। जेंडर न्यूट्रल का मतलब यहां पर यह है कि हमें किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर महिला या पुरुष में तुलना नहीं करनी चाहिए, इसी को कहा जाता है जेंडर न्यूट्रल, यानी कि लॉज बनाने में महिला और पुरुष का भेद नहीं किया जाए। यही हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, यही हमारा संविधान कहता है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि हमें धारा नंबर 85 जो है घरेलू हिंसा से संबंधित इस
धारा पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्या धारा है ये? कि पति या उसके रिश्तेदारों की ओर से महिला के साथ अगर क्रूरता करने को अपराध बताती है, यानी कि अगर पति के परिवार ने, उसके रिश्तेदारों ने अगर महिला के साथ कोई क्रूरता की तो ये अपराध है। लेकिन इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार में बात करें हम तो कभी कभी जो पत्नियां हैं, मैं सभी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी अधिकांश केसेस में सब देखा जा रहा है कि इस कानून का बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है दुरुपयोग? पैसा ऐंठने के चक्कर में। अच्छी किसी मालदार पार्टी से शादी कर ली और मालदार पार्टी से शादी करने के बाद दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें इस व्यक्ति के साथ झगड़ा करना है और इसके ऊपर दहेज प्रथा या घरेलू हिंसा इस प्रकार का कोई केस लगाना है। और केस लगाने के बाद जब मामला कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा उससे कि इस व्यक्ति को सजा भी होगी और बाद में मैं कंपनसेशन में बहुत सारा पैसा भी ले लूंगी। आप सभी लोगों ने कुछ समय पहले युजवेंद्र चहल का मामला भी देखा होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। कुछ और चीजें आपको बताता हूं, कुछ और मामले हैं कि हस्बैंड रिमेन्स लीगल फादर ऑफ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइफ एडल्ट्री, सुप्रीम कोर्ट। अब आप सोचिए, यहां पर ये जो फैसला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ने ये कहा है कि अगर पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ एडल्ट्री में रहने के दौरान अगर कोई बच्चा हो जाता है तो पति को उस बच्चे को ना सिर्फ अपनाना होगा बल्कि वो पति उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी नहीं करा सकता। और अगर वो तलाक लेता है तो उसको मेंटेनेंस भी देना होगा, और अगर वो तलाक नहीं भी लेता है तो उसकी संपत्ति में उस बच्चे को, जो उसका बच्चा है भी नहीं, उसको बराबरी का अधिकार भी दिया जाएगा, संपत्ति में भी उसका बंटवारा होगा। ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सोचिए आप, इस प्रकार के मामले क्यों नहीं आएंगे मार्केट में भैया, जब सारे के सारे कानून ही उनको ये अधिकार दे रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के कानून किस प्रकार की मानसिकता से प्रेरित है। देखिएगा, इस प्रकार के मामले के वुमेन किल 5 year old डिसेबल्ड डॉटर इन कर्नाटका। सोचा कि जब इस प्रकार के कानून सामने आए तो फिर इस प्रकार के मामले भी सामने आए कि छोटी सी बच्ची को क्या कर दिया, छोटी सी बच्ची को उसकी मां ने मार दिया। मुंबई वुमेन्स टीन बॉयफ्रेंड अरेस्टेड ओवर रेप मर्डर 2.5 years old डॉटर। सोचो आप, इस प्रकार यानी कि 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। इस प्रकार के केसेस हमें बाद में देखने को मिलेगा। महिला नेता ने नाबालिग बेटों को दोस्तों के साथ कराया दुष्कर्म, बेटी का दुष्कर्म कराया, ऐसे ऐसे मामले हमें देखने को मिले हैं। यहां पर आप देखिए, आप ये सारे के सारे मामले जो हैं एडल्ट्री से संबंधित मामले हैं। अब इनके पीछे का कारण क्या है? तो इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भारत के अंदर जो वेब सीरीज वगैरह, जो मूवीज वगैरह, जो डायरेक्टर इस प्रकार की मूवीज, इस प्रकार की सीरीज वगैरह बनाते हैं कि जिसमें महिलाओं को पुरुषों के प्रति अपराध करते हुए दिखाया जाता है और वहां पर यह बताया जाता है, पूरे तरीके से इस प्रकार का प्लॉट किया जाता है उस वेब सीरीज या उस मूवी में कि महिला जो है यहां पर दोषी नहीं है, उसने मजबूरी में आके पति का कत्ल कर दिया। यानी कि महिला को यहां पर पूरे तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है कि महिला ने बहुत मजबूरी में आके, जब पति से वो परेशान हो गई, उसी कारण से उसने क्या कर दिया, उसको उसकी हत्या कर दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जो काम किया गया वो गलत या सही है, लेकिन आप ये समझिए कि एक वेब सीरीज, यानी कि जैसे क्राइम पेट्रोल आता है, सावधान इंडिया आता है, उसमें भी इस प्रकार के मामले दिखाए जाते हैं। तो लोगों को क्या होता है कि समाज में जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है। हम जो भी चीजें वहां पर देखते हैं, हम उन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाने का प्रयास करते हैं। बहुत साल पहले आपको एक मूवी याद होगी, सलमान खान की मूवी आई थी जिसका नाम था तेरे नाम। इस तरीके से सलमान खान जो है बाल खींचता था, तो आपने देखा होगा कि ट्रेंड में उस प्रकार की चीजें आ गई और सलमान खान जैसे लोग बाल खींचने लगे। तो सिनेमा का प्रभाव लोगों की आम जिंदगी में, असल जिंदगी में पड़ता है। तो इस प्रकार की वेब सीरीज जब लोग देखते हैं, पुरुष देखे महिला देखे, तो उनको क्या होता है, कानून को तोड़कर कानून का डर उनके अंदर से खत्म होता है। और कानून का डर जब खत्म होता है तो अपराध किस प्रकार से किया जाए वो इन वेब सीरीज में बताया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वेब सीरीज और मूवीज के माध्यम से इस प्रकार का काम, पूरी तरीके से अश्लीलता, इस प्रकार के कंटेंट जिनमें वायलेंट कंटेंट दिखाया जाता है, इस प्रकार की ये जो एडल्ट्री पर बनी हुई मूवी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी कपल हैं इनकी बढ़िया अच्छे अच्छे परिवारों में शादियां हुई। ये मूवी जो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे अच्छे परिवारों में शादियां हुई, लेकिन किसी को भी अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं है। उनको किसी तीसरे पुरुष या किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना, उनके साथ रहना पसंद है, जबकि इनकी शादियां जो है धूमधाम से हुई। तो सोचिए आपके, जब इस प्रकार की मूवीज लोग देखेंगे तो उनको अपनी लाइफ में भी उतारने का उसी तरीके का प्रयास करेंगे। आगे अपन बात करते हैं, कुछ और चीजों की तरफ आपको लेकर चलता हूं मैं, कुछ और चीजें। अब ये सारी की सारी जो चीजें यहां पर आपने देखी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस मैंने आप लोगों को बताए,
तो महिलाओं के द्वारा ये जो सिगरेट वगैरह का चलन आपको टीवी में दिखता है, तो सिगरेट, इसके अलावा शराब और शराब के साथ साथ कोर्ट, इन तीनों लोगों का मिला जुला काम है भारत की संस्कृति को भ्रष्ट करने का। कोर्ट के द्वारा दिए गए ऊल जलूल जो डिसीजंस हैं, उन सारे के सारे डिसीजंस इस प्रकार से शराब को वेब सीरीज वगैरह में इतना आम दिखाना कि महिलाएं जो है वो शराब की तरफ अट्रैक्ट हो, भारत का समाज और संस्कृति भ्रष्ट हो, इस प्रकार का काम जो है वो सिनेमा जो है वो कर रहा है समाज को भ्रष्ट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि जहां पर आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें, 5 से 10-15 साल पहले, तो जहां पर माता जी जो हैं वो परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। माता परिवार के सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखती थी, परिवार के लोगों का ख्याल रखती थी, परिवार को पर्याप्त समय देती थी। ये देखिए कुछ सालों पहले के फुटेजेस हैं। अब इस प्रकार की फोटो के लिए परिवार के लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि चिंटू स्कूल गया है, वहां मोबाइल चला रहा है ना। कोई और परिवार की बच्ची वो छत पर मोबाइल फोन में लगी है, पता चले परिवार में पिताजी जो है वो अलग कमरे में मोबाइल चला रहे, तो आप सोचो इस प्रकार का दृश्य देखे हुए हमें वर्षों हो चुके हैं। तो जहां पर महिलाएं जो हैं, परिवार में माताएं बहनें जो हैं, ये परिवार में पहले समाज की धुरी हुआ करती थी, समाज को जोड़कर रखने का, परिवार को जोड़कर रखने का काम करती थी। आगे अब आप देखिए कि वर्तमान में स्थितियां क्या हैं। वर्तमान में स्थितियां ये हैं, देखिए आप, मम्मी और बेटा, ये देखो क्या कर रहे हैं ये सारे लोग इंस्टाग्राम पर ये चल रहा है, मम्मी और बेटी ये डांस कर रहे हैं। क्या संस्कार देंगे ये अपने बच्चों को, क्या संस्कार देंगे? और इनको देखकर जितने भी लोग इनको फॉलो करते हैं, उनकी प्रवृत्ति भी सेम टू सेम इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की प्रवृत्ति है उनकी भी, और वो भी अपने बच्चों को इसी प्रकार की चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइक और शेयर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और आज का समाज जो है, भारतीय समाज, इसी प्रकार से धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा है, अश्लीलता और वल्गैरिटी की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। और इन सारे के सारे मामलों में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक महज इत्तेफाक है, जबकि मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति को भ्रष्ट करने की जरूरत जब महसूस हुई, तो भ्रष्ट करने वाले लोगों को यह बात अच्छे से पता थी कि भारत जो है ये संयुक्त परिवारों का देश है। भारत में परिवार नाम की संस्था का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले हमें इस परिवार नाम की संस्था के वृक्ष को ही तोड़ना पड़ेगा। और इस वृक्ष को हम कैसे तोड़ेंगे? तो इस वृक्ष की जो मेन शाखा है, यानी कि जो इसकी जड़ है, महिलाएं, तो हमें महिलाओं को सबसे पहले अश्लील, महिलाओं को चरित्रहीन और महिलाओं को भ्रष्ट दिखाना पड़ेगा। कैसे? देखिए आप, आगे कुछ फुटेजेस में आप लोगों को दिखाता हूं कि महिलाओं को यहां पर चरित्रहीन दिखाया जाता है मूवीज में, महिलाओं को यहां पर भ्रष्ट दिखाया जाता है, दारू सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, इस प्रकार से पार्टीज वगैरह करते। मैं पार्टी वगैरह या इस प्रकार का एंजॉयमेंट करने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जहां पर समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हों और हमारे किसी एक कृत्य से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो हमें उन कामों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है जिससे हम समाज को कोई अच्छा संदेश दे सकते हैं, अच्छा कोई काम कर सकते हैं, तो वो काम आप जरूर करें। लेकिन हाँ, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो ये चीजें अगर पर्सनल लाइफ में व्यक्ति करता है तो ओके है, लेकिन अगर हम ये चीजें सामने आकर करते हैं तो उनमें समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे आप और समझिएगा कि इस प्रकार की चीजों ने मिलकर भारतीय समाज को भ्रष्ट बनाने का काम किया है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है सिनेमा का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल सिनेमा का है। और सिनेमा को सहायक के तौर पर, यानी कि सिनेमा की मदद किसने करी? तो वो है मीडिया, और मीडिया के साथ साथ वो है आपका न्यायपालिका। इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर ही, किसी ने कानून बनाए, किसी ने कोर्ट में जजमेंट दिए, और किसी ने जजमेंट देने के बाद जब उनको लगा कि कानून का पल्ला भी हमारे साथ है, और इसी प्रकार से जो विधायिका है, जो वहां पर कानून बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, वो सारी चीजें भी हमारे सपोर्ट में है, तो सिनेमा में फिर खुल के मैदान में सामने आया। और उसने इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि ALT बालाजी, उल्लू, तमाम प्रकार के इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाए, और OTT पर तो इस प्रकार का कंटेंट ऐसे परोसा जाता है जैसे किसी जमाने में रामायण और महाभारत जैसा कंटेंट घर घर में होता था। तो दोस्तों, इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है कि पिछले कुछ समय पहले मैंने आपको जो घटनाक्रम बताए कि इस प्रकार की सारी घटनाएं पिछले 15 से 20 वर्षों में ही अचानक से क्यों हो गई, उनके पीछे के कारण कुछ मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं की वजह से, क्योंकि समाज
जो है वो सिनेमा को देखता है, मीडिया को देखता है, और जो मीडिया और सिनेमा दिखाता है वही सारी चीजें जो है हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अब इन सब चीजों के बाद आखिर में बात ये आती है कि साहब हमने इनसे सीखा क्या, और हम एक व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने समाज को, अपनी संस्कृति को भ्रष्ट होने से बचा सकते हैं। और इस प्रकार से जहां पर मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, तो ऐसी हमारी भारत की संस्कृति है जहां पर नारियों को देवी के समान दर्जा दिया जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे उनका दर्जा देवियों का रहे और हम उनको अपनी माताएं और बहनें करके उनका पूजन करें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पर कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। जैसे सबसे पहली जो बात है वो है डिमांड्स जेंडर न्यूट्रल लॉज, यानी कि अब समय आ चुका है दोस्तों कि हम सभी को अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए, ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए सरकार के सामने भी और कोर्ट के सामने भी। कोर्ट में तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन हाँ सरकारों से जिनको हमने चुना है उनको हमसे इस प्रकार की अपेक्षाएं तो रहती हैं और उनसे हम कह सकते हैं कि आप जेंडर न्यूट्रल कानूनों को बनाएं ताकि महिला और पुरुष में कानूनों को लेकर कोई भेद ना हो। अपराध कोई भी करे, पुरुष करे चाहे महिला करे, सजाएं दोनों को होनी चाहिए, कानून का डर दोनों को होना चाहिए। क्योंकि अगर कानून किसी एक व्यक्ति को अपराधी मानकर उसको सूली पर चढ़ाएगा तो आप ये मान के चलिए कि दूसरा जो वर्ग है वो अपराध करने से फिर पीछे नहीं हटेगा और ये ग्राफ कम नहीं होगा। आगे आने वाले समय में ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही आपको जाता हुआ दिखेगा। आगे हम बात करते हैं कि एड मोरल एजुकेशन इन सिलेबस, यानी कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम है, कुछ समय पहले तक अगर आप देखेंगे तो हमारी किताबों में जो हम प्राइमरी में है ना, जो हम मिडिल एजुकेशन में चीजों को पढ़ते थे, वहां पर हमें नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज जैसी चीजों को सिखाया जाता था। हमारे सिलेबस में वो सारी चीजें होती थी। लेकिन कुछ समय से हमारे सिलेबस में तकनीकी जैसी चीजों को जोड़ दिया गया। तो तकनीकी सीखना, विज्ञान साइंस सीखना बहुत आवश्यक है, लेकिन हमें हमारे समाज को वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए, जैसा हमारा समाज वैदिक सभ्यता के समय था वैसे समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अब सिलेबस में नैतिक शिक्षा को भी सिलेबस में ऐड किया जाए। इसके अलावा रेज वॉइस अगेंस्ट वल्गर एंड वायलेंस कंटेंट, यानी कि जो भी आपको वायलेंस कंटेंट दिखता है, जो भी आपको वल्गर कंटेंट दिखता है, जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। आप लोगों को याद होगा कि 2010 से पहले जो कॉमेडी मूवीज बनती थी, चाहे आप ढोल मूवी को देख लें, चाहे आप गरम मसाला मूवी को देख लें, चाहे आप बात करें हम मालामाल वीकली मूवी को देख लें, ऐसी अनगिनत कितनी सारी मूवीज हैं जिनको आप अपने परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ समय से आप देख सकते हैं, लगभग 10 से 12 सालों के भीतर कोई ऐसी कॉमेडी मूवी है क्या जो आपके जहन में आ रही हो जिसको आप अपने परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सके? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून उनको रोकने वाले नहीं है, सेंसर बोर्ड भी है। तो अच्छा कभी कोई कंटेंट आता है जो समाज को अच्छा संदेश दे, उस कंटेंट पर किसी भी तरीके की कैंची नहीं चलाई जाती। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा कंटेंट आ जाए, ऐसा कोई कंटेंट आ जाए कि भैया जो समाज को अच्छा संदेश दे रहा, तो उस पर कैंची जरूर चलेगी। लेकिन ऐसा कोई कंटेंट आए जिससे पैसा कमाने की व्यवस्था बढ़िया है, उस पर कोई कैंची नहीं चलेगी। ये भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर रेज वॉइस अगेंस्ट वल्गर एंड वायलेंस कंटेंट, यानी कि जैसे आप सभी लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज भी देखी होगी कि जिनमें गन कल्चर बहुत ज्यादा होता है, खून खराबा बहुत ज्यादा होता है। तो जिस प्रकार की पब्लिक होगी, जिस प्रकार की पब्लिक की डिमांड होगी, कंटेंट बनाने वाले भी उसी तरीके का कंटेंट बनाएंगे। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि नहीं साहब हमें तो बंदूक वाली फिल्में बढ़िया लगती हैं, तो फिर हम भी क्या करेंगे, उसी तरीके के कंटेंट की डिमांड करेंगे और डिमांड के बाद फिर उसी तरीके का कंटेंट हमारे सामने आएगा। अब चाहे वो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देखिए, नहीं देखिए, जो कमाने वाले लोग हैं वो तो पैसा कमा के निकल लिए और उनका मोटिव पूरा भी हो गया। लेकिन आप सभी को, हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार के कंटेंट को देखकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पा रहे हैं या नहीं। अगली बात यहां पर आती है कि जुडिशियल रिव्यू ऑन डिस्प्यूटेड लॉ, यानी कि जितने भी कानून ऐसे बने हुए हैं, जितने भी ऐसे लॉज वगैरह, चाहे विधायिका ने बनाए हो और चाहे कोई जजमेंट जुडिशरी ने दिया हो, उनको हम पुनर्विचार के लिए उनके लिए मांग कर सकते हैं। जैसे एडल्ट्री का कानून है, जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून है, तो उस प्रकार के कानूनों को लेकर हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का पूरा साइंस है कि
भारत देश में जो न्यायपालिका में बैठे हुए जज हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज से डिग्रियां लेकर आए। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा समय बिताया, वहां के माहौल को देखा समझा, और उनको लगता है कि जैसे कानून यहाँ पर है, फ्लेक्सिबल है, सब कुछ चल रहा है, किसी के साथ भी संबंध बनाओ, किसी के साथ भी रहो, लड़का लड़का शादी करो, लड़की लड़की शादी करो, कुछ भी, तो उन सारी चीजों का हुआ उनके दिमाग में है। और उनको लगता है कि भारत की संस्कृति जो है वो तो भ्रष्ट है पहले से। हम अगर इस प्रकार के लॉस को लागू कर देंगे तो भारत की संस्कृति जो है, भारत एक लिबरल देश बन जाएगा और भारत की संस्कृति में हम एक अमूलभूत बदलाव कर देंगे जिसमें सभी को स्वतंत्रता हो। नहीं साहब, हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गाली दें या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा ना दे सके। तो ऐसे जुडिशियल लॉस की हमें कोई जरूरत नहीं है, उनका रिव्यू होना आवश्यक है और हम अपनी आवाज उठाकर उस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कैसा लगा? समझाने का तरीका कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी आपका कमेंट हो तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चैनल को। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।